प्यारे बच्चों, कैसे हो? फाइनली लोग मिल रहे हैं 5 दिन के बाद। आई नो, फिर से गायब हो गई। बताया नहीं कि वो क्यों गायब हुई। 5 दिन क्लास नहीं डाली। पार्ट 5 का, पार्ट 6 का, पार्ट 7 का वेट कर रहे थे, बट आई एम दैट। बट जैसे तुम लोगों की चल रहे थे, बहुत जगह गए होंगे तरीके से। हमारी अंकिता दीदी फाइनली उस वो भी कहीं गई थी 5 दिनों, क्लास नहीं रिकॉर्ड करके डाल पाई। बट अब शी बैक, आई एम बैक। सो आई एम बैक एंड नाउ अब मैं सारी क्लासेस जल्दी जल्दी अपन लोग गाइस, अपन जल्दी मैं तुम लोग पढ़ा के सारी क्लासेस रिकॉर्ड करके हमारे लिए डाल दूंगी। ठीक है, फ्रॉम माई साइड अब देर इज नो वेकेशन। इस अब तो कोई वेकेशन फॉर द टाइम बिंग। आगे अगर होगा तो आई विल इन्फॉर्म यू पहले beforehand। सो आई होप तुम लोग बहुत अच्छे हो, है ना? एंड तुम फाइनली क्लासेस में। तो जैसा कि तुम जानते हो, आज फाइनली का पहला दिन है जुलाई का। हम लोगों ने जुलाई में कदम रख दिया है। तो और हम लोग मैं काफी पीछे वालों की तरफ से, बट डोंट वरी बिकॉज इज अ रिकॉर्डेड क्लास, आई नो, एंड आई एम टेकिंग वेरी स्लो। बहुत जल्द धीरे चला रही हूँ। डोंट वरी, हम लोग इसको मैं अपनी तरफ से मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। ठीक है? अभी आई थिंक हमारे वाले शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट शायद शुरू करवाएंगे। आइदर ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू कराएंगे। अगर तुम्हारे स्कूल वाले बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से शायद ह्यूमन डेवलपमेंट अभी पढ़ाएंगे। अगर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो शायद सेंसरी अटेंशन वाला चैप्टर पढ़। बट तुम्हारा हाफ ईयरली में फर्स्ट 5 चैप्टर आएगा। ठीक है? व्हाट इज साइकोलॉजी, मेथड ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, डेवलपमेंट एंड परसेप्शन प्रोसेसेस एंड लर्निंग। 5 चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में फर्स्ट 5 चैप्टर हाफ ईयरली फर्स्ट 4। किसी सेंसरी तक आ सकता है, किसी लर्निंग तक, बट इससे ज्यादा नहीं आएगा तो डोंट। बट मेरी तरफ से ये बस बहुत जल्दी अपन लोग खत्म कर देंगे। ठीक है? तो आई होप तुम लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छी चली गई होंगी, बहुत जगह गए होंगे घूमने। अब तो फाइनली तुम्हारा स्कूल आरंभ हो गया है। तो अब बैक टू बैक टू waking up at 6 a.m. 6 a.m. सॉरी am, अभी तुम्हारी अंकिता दी मूड में हैंगओवर नहीं होती है। फिर से तुम लोग तो 6 बजे उठ एंड देन 5 भी बजे रेडी एंड देन यू हैव स्कूल। ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट एंड अब हमारे क्योंकि स्कूल भी खुलेंगे, तो स्कूल खुलने के साथ साथ तुम्हारे शायद पीरियोडिक टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ इज द वेदर। मैं जहाँ वेकेशन बना के आई हूँ वो जगह बहुत, एंड जो मैं 5 दिन के लिए वहां गई थी, परसेंट वहाँ पे गर्मी, परसेंट। लेकिन ऐसे आई लैंडेड दिल्ली, उफ, मतलब ऐसे ना जैसे लगा कि मेरी बॉडी से आग निकल, मतलब तरीके से। बस 5 दिन के लिए आई वाज, मैं 5 दिन के लिए बाहर गई थी। ऐसे लग रहा था आग ना मेरी बॉडी से निकल, मतलब इतना ज्यादा। और मैं यहाँ पे अब और ना एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, वो एडजस्टमेंट तो हो जाएगी, टेक्निकली जाएगी। द थिंग इज ज्यादा वो गर्मी आ गई है ना, चिपचिपे वाली गर्मी, जो बरसात वाली चिप चिप वो वाली गर्मी भी। तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे चेहरे पे भी अगर तुम्हें थोड़ा सा थका थका भी लग सकता है, अभी तक आई एम नॉट रेस्टेड, मतलब अभी भी मेरा थोड़ा रेस्ट वगैरह बाकी है। बट स्टिल मैं बहुत वेकेशन करके आ गई हूँ, 5 days आई हैव ऑलरेडी दैट। तो 5 दिन का ब्रेक, बट नाउ
माय होल टाइम इज़ तो बिना किसी विलंब के आई होप अब तुम लोग होगे एंड अब बिना किसी विलंब के अपन लोग इसको आरंभ करते हैं, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा गिरने लगी। तो को मद्देनज़र रखते हुए गर्मी को बर्दाश्त कर लेट्स कंटिन्यू वेयरएवर जहाँ से हमने छोड़ा था, वहाँ से अब को पकड़ते हैं। तो जैसा कि तुम लोग को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अ, इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आई हमने वो पढ़ा था। हमने ये इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स पढ़े थे कि क्या-क्या डेट्स इम्पोर्टेंट है, तो साइकोलॉजी में याद रखना क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, हमने क्या था। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक पेड़ है, साइकोलॉजी की अपनी बहुत सारी शाखाएँ भी किया था। एक क्विक कैप फटाफट करते हैं। अगर अपन लोग बात करें सम इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी तो इसके अनुसार हम लोगों ने सबसे पहला डेट जो पढ़ा था वो डेट क्या था वो था 1879 79 में जब विलियम वुंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ लेipzig जर्मनी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी फर्स्ट साइकोलॉजिकल इज लैबोरेटरी एस्टैब्लिश तब 1879 में 1879 के बाद 1890 में अपनी किताब पब्लिश करी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल साइकोलॉजी याद करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है क्योंकि अपने फंक्शनल के बारे में भी बात करी और उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में भी बात करी, ठीक है? फिर 1895 में एज़ ऑफिशियल फंक्शनलिज्म फाउंड हुआ था। 1900 में हमारे सिग्मंड फ्रॉइड थे। फ्रॉइड चाचा जो थे उन्होंने साइको एनालिसिस को डेवलप किया था। 1904 में इवान पावलोव ने नोबेल प्राइज जीता था किसमें एक जो डाइजेशन के लिए काम किया था उसके ऊपर और वो डाइजेशन के काम से बाद जाके वो चीज क्लासिकल क्लासिकल कंडीशन हम हमारा लर्निंग चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर है तो पढ़ेंगे। फिर 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट और साइमन ने डेवलप किया था। 1912 में वर्ल्ड साइकोलॉजी आ गई थी। हाँ, 19 के पहली दिन मैंने तुम्हें साइकोलॉजी में बताया था कि 19 का बहुत इम्पोर्टेंट 1960 में पहली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कैलकाटा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाद 1922 साइकोलॉजी को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएट किया गया था। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल फाउंड किया गया था। 1924 में जॉन बी वॉटसन ने पब्लिश करी थी। 1928 लाइक इसमें फिर जाते रहोगे तो बहुत सारे लोगों ने बुक्स पब्लिश करी थी, याद रखनी। यहाँ से ले पता होनी चाहिए। अगर मैं इधर के डेट्स की बात करूँ, बेसिक डेट्स अगर मैं बात करूँ, कि बस इतना पता होना चाहिए निम्हांस कब आया था, ठीक है? निम्हांस कब आया था, निम्हांस की डेट पता होनी चाहिए, वाली डेट पता होनी चाहिए। यस, बस इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा तुम्हें डेट नहीं पता। ये वाली डेट इम्पोर्टेंट है, ये वाली डेट तुम्हारी फाउंडेशन है और तुम जब सॉल्यूशन का आंसर है। साफ बात है इसमें कोई है। ये डेट जभी भी इवोल्यूशन बात करोगे तो इवोल्यूशन की डेट पड़ेगी करना पड़ेगा ये वाली डेट करनी बस बस डेट ये मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके अलावा तुम्हें और कोई यहाँ से अगर मैं बात करूँ सम इंटरेस्टिंग लैंडमार्क से ये बेसिक डेट बाकी तुम्हारे लिए जो मैंने कहा था तुम्हारी एनसीईआरटी का जो बैक एक्सेस का जो पीडीएफ है वो मैंने दिया है डेट बाय डेट मैंने हर चीज और तुम वही आंसर लिख पाओगे तो
तुम्हारी मैम 1 नंबर, 1 नंबर तो बहुत होता है, तुम्हारा आधा 0.25 भी नंबर नहीं काट पाए, ठीक है? वो लिख के आओ। तो वो मैं आंसर तुम्हारे साथ जैसे चैप्टर बस खत्म होगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाद अपन लोग ने डिस्कस किया था कि कैसे डेवलपमेंट इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, तो इंडिया के अंदर जब डेवलपमेंट हुई, पहले वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट फिलॉसफिकल ट्रेडिशन का है, लेकिन उसको मॉडर्न साइकोलॉजी के बनाने की हमें एक्सपेरिमेंट्स, हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत थी। थ्योरेटिकली हमारे पास सब कुछ था, बट प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लाने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट टेस्ट वगैरह करना था। इसी वजह से हमारे यहाँ में साइकोलॉजी स्थापना कैसे, इवन दो हम बहुत हमारी जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट था वो काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, लेकिन बावजूद भी इंडिया में पहले पहल कैसे, इंडिया में मॉडर्न साइकोलॉजी, इंडिया में इंडियन साइकोलॉजी पहल डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के साथ स्टार्ट हुई। कहाँ? कैलकाटा यूनिवर्सिटी, 19 डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस हुआ था और पहला साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश हुआ था। कब? 19, क्या जी, 19 कैलकाटा यूनिवर्सिटी पहला जो डिपार्टमेंट था साइकोलॉजी का वो हुआ था। और दूसरा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, देखो साइकोलॉजी दो तरीके की, क्या मैं देखो, होता है साइकोलॉजी, एक होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आया था 1960, अप्लाइड आया था 1938। कब आया था? 1938। कितने साल के बाद? 22 साल के, 22 साल के बाद आया। तो इतना समझ में आया 1950 कैसे, कैसे इंडियन साइकोलॉजी की स्थापना हुई। सबसे पहला पहल क्या था? 19 पहला कैलकाटा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी था, क्योंकि फिलोसफी साइकोलॉजी की जननी, तब साइकोलॉजी जो है फिलोसफी की बना है, आया है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में पहली बार एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पहला सिलेबस सिलेबस था, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ, कहाँ? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कब? 1916 में दो चीज, 19 में एक और चीज क्या हुई थी, पहला साइकोलॉजी लैबोरेटरी एस्टैब्लिश हुआ था। तो 1960, अगर मैं 1960 की बात करूँ तो 1960 पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, और 1938 मतलब 22 साल के बाद डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी एस्टैब्लिश हुआ। कहाँ? कहाँ? कैलकाटा यूनिवर्सिटी, है जी। उसके बाद अगर हम मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करें, कैलकाटा यूनिवर्सिटी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था बाय डॉक्टर, ये जो है इनको हम इंडियन, को हम फाउंडिंग फादर ऑफ, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी, अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें का नाम लेते हैं, अभी तो तुम विलियम वुंटी याद करो, बाद में जब, हाँ वो विलियम वुंटी, बाद में अगर तुम स्ट्रक्चर ले फादर देखो तो वो कोई और है। तो अभी इतना डिटेल में मत जाओ। फादर जो है, अभी साइकोलॉजी अगर तुम फादर बोलो, तुम वुंटी, साइकोलॉजी के फादर कौन है? वो एन एन, ठीक है जी। के बाद जो जीएस बोस थे, वो उन, हम इंडियन, इनको हम फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि ये साइको एनालिसिस, फ्रॉइड की जो साइको एनालिसिस जो ट्रैक थी वो इंडिया लेके आए, तो हम बोलते हैं। और इन्होंने 19 साइको एनालिटिकल एसोसिएशन स्थापना का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। धीरे धीरे करके जो साइकोलॉजी है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड पटना में भी पढ़ाना शुरू हुआ, ठीक है। और साइकोलॉजी का डिसिप्लिन काफी बढ़ा, बाद में और रिसर्च सेंटर्स आए, और 7 यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू हुआ, वहां पे इसका कोर्स। अब हमारे एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है दुर्गानंद सिन्हा, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी,
मैंने भी एक किताब लिखी साल फ़रवरी 2020 साल फ़ेब में मैंने किताब लिखी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, अगर तुम्हें पढ़ने का मन हो तो। तो जैसे दुर्गानंद जैसे मैंने किताब लिखी वैसे ही मेरे से बहुत पहले दुर्गानंद सिन्हा ने किताब लिखी थी, उसका नाम था साइकोलॉजी थर्ड वर्ल्ड सेंचुरी कंट्री का इंडियन एक्सपीरियंस तब 1980। क्या तुम्हें नाम याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बस इतना पता होना चाहिए ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे 4 फेजेस आई अपनी इस किताब में डिस्कस करें। मॉडर्न साइकोलॉजी क्या में एज व्हाट एज सोशल साइंस, मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस की जो दुनिया में ये कैसे थी, तो इसको हमने 4 फेजेस था और 4 फेजेस इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये चीज इग्नोर मत करना। तो अपन लोग फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, समझो क्या। तो हम लोगों ने क्या समझा, हमने 4 फेजेस समझे। सबसे पहला फेज हिसाब से क्या था, पहला फेज था टिल मतलब टिल 1947। 1947 तक क्या था, हमारी आइडियाज थे, हमारे जितने वो भी साइकोलॉजी में जो काम कर रहे थे वो सब वेस्टर्नली है। तो इट वाज अ फेज विद ऑन व्हाट, हम लोग बहुत चीजों पे एम्फसाइज भी कर रहे थे। हमारा जो साइकोलॉजी था वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेस्टिंग साइको एनालिटिक इन सब चीजों के ऊपर एम्फसाइज करता था, लेकिन लेकिन ये था हमारा फर्स्ट फेज। पहला फेज क्या था, पहला फेज बस ये था कि इंडिपेंडेंस तक टिल 1947 तक हमारा जो एम्फेसिस था साइकोलॉजी में वो एक्सपेरिमेंट सर्च साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सबके ऊपर था। तो प्राइमरली हम आता था कि वेस्टर्न कंट्री ज्यादा वेस्टर्न कंट्री साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ज्यादा डेवलप, पहला फेज है इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये था पहला फेज। अब आता है दूसरा फेज। दूसरा फेज कब तक था, टिल 1947 से 19 क्या हुआ। दूसरे फेज का ये कहना था, दूसरे फेज में साइकोलॉजी क्या में एक्सपैंड करने लगे इन डिफरेंट ब्रांचेस है जी। पहले फेज तक तो हम बस एम्फसाइज कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बट सेकंड फेज इंडिपेंडेंस के बाद हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर आत्म सेल्फ आत्मनिर्भर लगे। हमें लगा साइकोलॉजी को अब इंडिया में अब बढ़ाना चाहिए, तो एक्सपैंड करना चाहिए। एक्सपैंड कैसे करा, डिफरेंट ब्रांचेस में। क्या इस फेज के दौरान क्या हुआ, इंडियन साइकोलॉजिस्ट क्या दिखाया, उनको लगा उनके अंदर एक ही अपने अंदर आवाज आई उनको अंदर से, हम लोगों को ना साइकोलॉजी में आइडेंटिटी हमेशा वेस्टर्न वालों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। कोई डिजायर था टू हैव एन इंडियन आइडेंटिटी बाय सीकिंग व्हाट कि वेस्टर्न साइकोलॉजी जो वेस्टर्न साइकोलॉजिकल आइडियाज है उसको हम इन कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने क्या किया, कैसे लिंक किया, उन्होंने वेस्टर्न आइडिया से अपने इंडिया की समझने की कोशिश की। दो फेजेस तुम समझ में आए है ना, दो फेज, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, करेक्ट। अब इन फेज में क्या हुआ, पहले फेज में क्या था, पहला एम्फोसिस, पहले फेज में बस इतना था कि हमारा जो इम्पोर्टेंस था हमारा वो हमारा एक्सपेरिमेंटल में साइकोलॉजिकल रिसर्च के ऊपर। लेकिन सेकंड फेज क्या हुआ, क्या में साइकोलॉजी एक्सपैंड करने लगी और इंडियन साइकोलॉजिस्ट से आवाज आई हम लोगों को एक इंडियन आइडेंटिटी, जहाँ पर हम वेस्टर्न आइडियाज को इंडियन सिचुएशन वेस्टर्न साइकोलॉजी को इंडियन साइकोलॉजी सेटिंग लिंक कर सके। कैसे कर सके, वेस्टर्न आइडियाज वेस्टर्न थ्योरी हम अपने स्टेशन में अप्लाई करके समझे समझे। यहाँ तक सेकेंड फेज, कब तक, 19 तक 1947 टू 19
लेकिन थर्ड फेज में क्या, थर्ड फेज में उनको एक और चीज लगी, वो एक चीज अटकी कि वेस्टर्न आइडिया से हम अपने इंडियन एजुकेशन को कैसे समझ, हम वेस्टर्न आइडियाज ट्राई करें, हम अपनी, जब हमारा इंडिपेंडेंस का बात, हमारी इंडिपेंडेंस लड़ाई हो रही, तो हमने बहुत सारे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे उसको बॉयकॉट कर दिया, है ना, उसको हटा दिया था, उसको जला दिया था, उसके खिलाफ आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था, याद है? तो हिस्ट्री याद है थोड़ी सी, पता होगा ना, स्वदेशी मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, तो थर्ड फेज में स्वदेशी भाग में भी साइकोलॉजी में स्वदेशी अपनी थ्योरी क्यों, अपनी समझने के, दूसरों के आइडियाज पे क्यों, व्हाट हमारा थर्ड फेज, थर्ड फेज जो हाउएवर इंडिया में जो साइकोलॉजी इंडिया जो थी ज्यादा रेलेवेंट कब हुई, 19 बाद, जहाँ पे फेज ऑफ इंडियनाइजेशन हुआ था, फेज ऑफ प्रॉब्लम सर्च है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड हुआ था हमारा थर्ड फेज। यहाँ पे क्या हुआ था, साइकोलॉजिस्ट हमारे इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम थे पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन लिमिटेशन क्या थी कि हम इतने ज्यादा वेस्टर्न साइकोलॉजी डिपेंडेंट हो गए थे कि उसकी वजह से हम काफी चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, काफी अपने सिचुएशन को, अपने कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे, लिमिटेशन। और इसके वजह से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट था, ना हम अपने रिसर्च के ऊपर थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, अपने सिचुएशन के, ये हो गया हमारा थर्ड फेज। अब आया हमारा फोर्थ फेज जिसके बारे में मैं बता रही थी, प्रदेश और हमारा फोर्थ फेज, जहाँ पे इंडिया को में साइकोलॉजी को नई पहचान मिली, द फेज ऑफ इंडियनाइजेशन जो 1970 हुआ था, जहाँ पे हमने वेस्टर्न फ्रेमवर्क को सेट ना करके हमने क्या किया, साइकोलॉजिस्ट को लगा हमें अपना फ्रेमवर्क चाहिए, हमें अपना सिस्टम, अपने जो सोशली और कल्चरली रेलेवेंट हो, और इसी पे बहुत सारे, और इसमें क्या हुआ था, इस हम किस ज्यादा रिलाई कर रहे थे, टेक्स्ट और स्क्रिप्ट, ये हमारा इंडियन टेक्स्ट है, कोर्स है, और हम ज्यादा रिलाई है, हमें हमने साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ओरिजिनेट, और वहीं सोसाइटी में रेलेवेंट है, एंड हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम टायर्ड थी, यहाँ तक था हमारा फोर्थ, फोर्थ फेज का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिसर्चेस हुए और बहुत सारे नए नए कॉन्टेक्स्ट भी आए, अब साइकोलॉजी है हर एक दिन में भी पढ़ाई होती है। हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करी थी, जहाँ पे हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, जहाँ पे इस वाले ब्रांच में क्वेश्चन बन के आते हैं, इसमें दो क्वेश्चन बन के आते हैं, व्हाट इज द काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड व्हाट इज द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, ये दो क्वेश्चन इसमें बन के आते हैं, ठीक है। बाद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी किया, स्पोर्ट्स किया, एंड अदर इमर्जिंग ब्रांचेस, इस वाले ब्रांचेस वाले में मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंटली क्या क्या पढ़ना है, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सोशल, क्रॉस कल्चरल, एनवायरमेंटल, का तुम्हारा हेल्थ, क्लिनिकल, एंड ये तो हाँ ही हाँ, इंडस्ट्रियल, बस इतना ही आता है, ऑलमोस्ट आता ही है, मतलब मेजरली लिखने वाला पार्ट तुम्हारा ये है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Now,
अब हम लोग अपना जल्दी से बिगिन करते हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो है हमारा साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन मतलब व्हाट? कि साइकोलॉजी को मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि साइकोलॉजी को ना तुम वो समझो, आलू समझो। आलू, आलू, आलू का है ना अलग होती है ना, आलू पूरी, आलू पराठा। तो साइकोलॉजी आलू है और वो हर डिसिप्लिन के साथ एसोसिएट, वो हर डिसिप्लिन पानी की डालो उसका आकार ले लेती है, डिसिप्लिन डालो वो अपना आकार ले लेती है, वो अपना रंग। ओके, समझ में आया? साइकोलॉजी क्या? साइकोलॉजी एक हमारा आलू जैसा है। हमें ये लिख के मत आना कि साइकोलॉजी एक आलू जैसा है। तुम्हारी ही फील्ड है ना, साइकोलॉजी आलू के जैसा है। मतलब वो इतना फ्लेक्सिबल और भी अच्छे से घुल मिल जाता है। जैसे कि तुम किसी के साथ भी बहुत आसानी से घुल जाते हो ना, तुम्हारे आजू बाजू के तरीके के लोगों से ना चली हुई। वैसे साइकोलॉजी किसी भी तरीके के साथ इजीली घुल मिल जाता है। ज्यादा मुझे पसंद आता है, पसीना तो आता है लेकिन वाली करनी है। साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, बात इसकी यहाँ पे लिखा हुआ है एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन लोगों के साथ डील करता है उसको would definitely recognize the relevance of कोई भी लोगों के साथ डील करता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो इस है ये साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के साथ भी काफी रेलेवेंट होगा। उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है ह्यूमन बिहेवियर काफी अदर डिसिप्लिन का भी रेलेवेंस ना ही जरूरी है। वजह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वगैरह सब बहुत सारी चीज और साइकोलॉजी का हम कैसे हमारा रिलेशन और के साथ अच्छा है, वैसे ही साइकोलॉजी का रिलेशन डिपार्टमेंट के साथ भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो अगर मैं है ना, अगर मैं साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, फिलोसफी, फाइन आर्ट, लॉ, मेडिसिन, मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर, सोशियोलॉजी, सब डिसिप्लिन के साथ बहुत अच्छी बनती है। तुम्हारे तुम्हारे दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बनती है, तुम्हारी बंदी या तुम्हारे बंदे के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है, वैसे ही साइकोलॉजी की भी अपनी बहुत सारी अदर डिसिप्लिन बहुत अच्छी बनती है। नाउ स्टडीइंग ब्रेन एंड बिहेवियर, अगर तुम इंसान का ब्रेन एंड बिहेवियर तो साइकोलॉजी कौन कौन से डिसिप्लिन के साथ एसोसिएट, तो इसको ऐसा समझो, एक छोटी सी ह्यूमन को समझ, अब तुम्हें ह्यूमन का एक एस्पेक्ट समझ, ब्रेन एंड बी, तुम इसमें क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है साइकोलॉजी कौन कौन से डिसीज के साथ एसोसिएट, मेडिसिन के साथ करेगी, न्यूरोलॉजी करेगी, बायोलॉजी करेगी, फिजियोलॉजी या जो वो हुआ इससे करेगी, मेडिसिन से करेगी, कंप्यूटर साइंस से करेगी, करेगी ना, ये चीज कैसे सब इन एंड समझने के लिए साइकोलॉजी जो है वो अपना नॉलेज अपना डिसिप्लिन शेयर करती है बायोलॉजी। अगर अपन लोग को ह्यूमन बिहेवियर समझना है या किसी सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में तो क्या क्या लगेगा? लॉजी लगेगा, एंथ्रोपोलॉजी लगेगा, लगेगा पॉलिटिकल लगेगा, इकोनॉमिक्स लगेगा। सिंपल है ना, इजी लग रहा है। अब अगर तुम्हें मेंटल एक्टिविटी देखना है कि स्टडी टेक्स्ट में कैसा है या स्टडी ड्रामा में कैसा है, तो क्या करोगे कि अच्छे एक्टिविटी लाइक किसी हॉबी वगैरह साइकोलॉजी को कौन कौन से मेंटल प्रोसेस कहाँ पे देखोगे? फाइन आर्ट्स में या फिर आर्ट एंड म्यूजिक में। तो ये सब कुछ कुछ डिस्कशन है, ज्यादा कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी
करेक्ट? अब हम इसमें कुछ जो हमारे नीचे में फटाफट कनेक्ट करके देख कैसे ये एक डिसिप्लिन साइकोलॉजी के साथ लिंक करते हैं। तो सिंपल है ऊपर वाला है ना कि अगर ब्रेन है तो तुम्हें न्यूरोलॉजी फिजियोलॉजी बायोलॉजी ये तुम्हें साइकोलॉजी के साथ अगर तुम्हें इन सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल वर्क पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ये अगर तुम्हें है कि कौन-कौन सी मेंटल प्रोसेस लगती है, लिटरेरी टेक्स्ट में या म्यूजिक ड्रामा में कौन-कौन सी मेंटल एक्टिविटी, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक सबसे तुम्हें एसोसिएट सिंपल ना जैसे तुम 2 लोगों का नाम एसोसिएट जोड़ देते हो ना, ट्रेंड बनता है ना 2 लोगों की शादी होती है तो दोनों का नाम जोड़ के नया नाम बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी देखना है कि कैसे साइकोलॉजी और एक का डिसिप्लिन दोनों को क्या कुछ नया बन गया। तो अब जैसे सबसे पहला डिसिप्लिन फिलॉसफी और अगर मैंने अभी तक बता चुकी हूँ फिलॉसफी साइकोलॉजी ने जन्म ली। फिलॉसफी का कंसर्न क्या है? अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी खत्म होने तक बहुत ये था कि कंटेम्परेरी साइकोलॉजी बारे में साइकोलॉजी जैसे बहुत सारी चीजें व्हाट इज द माइंड एंड हाउ डू ह्यूमन कम टू फिलॉसफी का पार्ट था। माइंड का नेचर क्या है ह्यूमन अपने और कैसे फिलॉसफी का पार्ट था कि 19th सेंचुरी के बाद जो और अदर साइकोलॉजिस्ट की उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लाइक अडॉप्ट किया था और उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करके उन्होंने सारे क्वेश्चन समझने की करी और कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी तो वो एमर्ज हो गया साइकोलॉजी एज अ साइंस हो गया लेकिन वो फिलॉसफी काफी तो फिलॉसफी से काफी चीज लेके बना है फॉर एग्जाम्पल कैसे हम ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं हम ह्यूमन बहुत सारे फिलोसफी से आया ये फिलोसफी साइकोलॉजी एक अदर डिसिप्लिन बन गया लेकिन अभी भी साइकोलॉजी फिलोसफी काफी इन्फ्लुएंस्ड है अभी भी बहुत चीजें वो फिलोसफी ताकि हमें साइकोलॉजी के फिलोसफी और साइकोलॉजी के बीच का रिश्ता समझ में आया ना अब अपन लोग दूसरे रिश्ते का रिश्ता है मेडिसिन साइकोलॉजी का मेडिसिन क्या नाता है मेडिसिन में हम ये डॉक्टर्स ने ये देखा है कि अगर तुम्हें आपकी बॉडी हेल्दी तो उसके क्या रीजन है कि तुम आपका माइंड भी हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी माइंड अगर तुम्हारा माइंड हेल्दी तुम्हारी बॉडी भी बाकी क्लास में बताया था माइंड तुम्हारे पूरी बॉडी को और अगर माइंड ही तुम्हारा हेल्दी है पॉजिटिव होगा तो तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी में चाहे तुम कितना ही जिम कर लो चाहे तुम कितना ही लो लो कैल फूड खा लो या तुम चाहे कितना ही कीटो फूड खा लो कोई फर्क नहीं चाहे कितनी डाइटिंग कर लो फास्टिंग पे रहो तुम फर्क पड़ेगा अगर तुम्हारा ये ठीक नहीं तुम्हारा ऊपर से नीचे तक तुम ये बात हमेशा याद रखना डॉक्टर्स ने को ये बात समझ में आ गई है बॉडी रिक्वायर्स अ हेल्दी तो बहुत सारे हॉस्पिटल हमारे काउंसलर्स होते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ना तो क्या करते हैं इनका क्या काम है हॉस्पिटल तो जो साइकोलॉजिस्ट क्या करने में साइकोलॉजिस्ट का रोल ये तो लोगों को टार्डस खतरनाक हेल्थ बिहेवियर में इंडल्ज होने बचाते prevent people from engaging in health hazardous behavior and adhering to doctor are some of the important पहला साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं कोई भी अनहेल्थ खतरनाक डेंजरस बिहेवियर इंसान को जाने से है और जो डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है कि आपको यही आपको
वेट करते हैं आप उसको फॉलो करो। ठीक है जी। वेयर एज बहुत सारे जो क्रॉनिक डिजीज जैसे कैंसर या फिजिकल डिसीज या फिजिकल या किसी आईसीयू या इन केयर गिवर्स आते हैं, उन सब जगहों पे भी साइकोलॉजिस्ट को एक सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट सिस्टम या पेशेंट्स पोस्ट ऑपरेटिव है जब किसी का ऑपरेशन हो बाद जब पेशेंट जैसे किसी का एक्सीडेंट और ऑपरेशन के बाद उसका हाथ चला गया, पैर चला गया, जब उसका कोई ऑर्गन उसने खो दिया, तो उन सब चीज़ों के बाद भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल डॉक्टर हमेशा पेशेंट का सिर्फ फिजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग और वेलबींग जब हम बात करते हैं, जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो वो होलिस्टिक, मेंटल, इमोशनल, एवरीथिंग। ठीक है? मेडिसिन समझ में आया? हाँ, अब तुमने फिलॉसफी समझ लिया, तुमने अब समझदार हो तुम। अब तुम लोग समझोगे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में ये साइकोलॉजी है वो कैसे अफेक्ट करती है। Now, जैसा कि तुम्हें पता है साइकोलॉजी साइंस, साइकोलॉजी आ गया कि अब हम इसको सोशल साइंस साइकोलॉजी, तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ये ओवरऑल अपने आप में सोशल साइंस के तो साइकोलॉजी इस तरीके से का सिबलिंग है। तो इसमें अपन लोग क्या देखें, साइकोलॉजी सबसे कैसे साइकोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट द माइक्रो लेवल इकोनॉमिक, माइक्रो लेवल इकोनॉमिक मतलब अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी ने माइक्रो लेवल इकोनॉमिक भी समझने में काफी हेल्प, इकोनॉमिक भी माइक्रो लेवल इकोनॉमिक मतलब कंज्यूमर साइकोलॉजी को समझने पर बिहेवियर को समझने साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। कभी भी हम कोई चीज सेव करते हैं एज अ कंज्यूमर करते हैं तो उसको समझने में, कभी भी हम बारे में कंज्यूमर रिलेटेड को समझने में साइकोलॉजी में, हाँ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक के एरियाज है और साइकोलॉजी ने समझने के लिए अपना कंट्रीब्यूट, वैसे ही अमेरिकन इकोनॉमिक्स यूज किया है, किस बार क्या यूज किया है ऑन कंज्यूमर कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट, तुम अगर एक बार अपने कंज्यूमर का डिमांड समझ लो कि तुम्हारे कंज्यूमर, तुम्हारे जो ऑडियंस है वो ये उस हिसाब से तुम अपने आप को प्रोग्राम करो तो तुम्हारा ये आगे भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब मान लो तुम्हारा एक बिजनेस, मान लो खाने का बिजनेस, अब तुमने अपने खाने के तो तुम्हारा कंज्यूमर, तुम्हारा जो ऑडियंस डिमांड कर रहा है तो वो चीज मार्केट में तुम्हारा सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। वही चीज़ कैसे तुम्हें पता कि वो बढ़ेगा? क्योंकि तुमने अपने कंज्यूमर को पढ़ा, तुमने डिमांड्स को पढ़ा, तुमने ये पढ़ा कि वो कहाँ पे क्या सेव करते हैं, वो कैसे वो कौन सी चीज़, सब चीज़ों को एनालाइज़ करके अपना तुम्हारे बिज़नेस तुम्हारा सेल आइडिया समझ में आया? वह तुम्हारा स्कॉलर्स ने इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया, प्रॉब्लम के ऊपर कंज्यूमर की भावनाओं को कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलर्स को क्या है इकोनॉमिक्स में एच साइमन एंड ये हुआ इकोनॉमिक्स ना, इकोनॉमिक्स था। अब अगर जैसे इकोनॉमिक्स वैसे ही पॉलिटिकल,
अब पॉलिटिकल साइंस का क्या काम है? पॉलिटिकल साइंस का काम ये हुआ, वो भी साइकोलॉजी ज़्यादा इन और वो क्या करता है, वो ये समझने की कोशिश करता है, वो कुछ उसको समझ पॉलिटिकल क्या पढ़ते हैं? पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वोटिंग भी। हाँ, अब ये सारे एस्पेक्ट को साइकोलॉजी अपना हाथ बढ़ा है एंड अंडरस्टैंडिंग related to exercise of power and authority of political conflict and their resolution, voting behavior, सब चीज पॉलिटिकल साइंस अपना रोल प्ले। पॉलिटिकल साइंस में क्या, जैसे इकोनॉमिक्स से अपन लोगों ने पढ़ा वैसे ही पॉलिटिकल कैसे साइकोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और उसके या कैसे लोग पावर और अथॉरिटी कैसे अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं, सब साइकोलॉजी ने पॉलिटिकल साइंस में। अगर अपन लोग सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी तुम लोग को पता होगा, स्टडी ऑफ पीपल सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी साथ में आकर ये कैसे लोग अपने और दूसरे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अपने में कैसे करते हैं और दूसरे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे भी सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या समझने की कोशिश करते हैं? सोशलाइजेशन एंड कलेक्टिव बिहेवियर इन कॉन्फ्लिक्ट्स तुम्हारा मिक्स पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी समझ में आया। अब अपन लोग जाएंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस क्या? कंप्यूटर साइंस से तुम क्या समझ सकते हो? जो ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स वगैरह था, आर्टिफिशियल आ गया है, ये सब तुम्हारा कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द वेरी बिग एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज बीन इन व्हाट द ह्यूमन, मतलब ह्यूमन माइंड के जैसा कंप्यूटर साइंस चाहता था कि मैं ह्यूमन माइंड की तरह बिहेव करूं। तो हमेशा से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज बीन इन द ह्यूमन माइंड की तरह ही वो काम करे। कंप्यूटर साइंस का एक ये ऑब्जेक्ट था। वन कैन सेट इट टर्म्स ऑफ हाउ कंप्यूटर स्ट्रक्चर्ड इट्स ऑर्गेनाइज्ड। कैसे हुआ? Human, अगर हम अपने ह्यूमन माइंड की बात करें, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, उसमें कैसे मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज, ये सब चीजें यहाँ पे देखी। कंप्यूटर साइंटिस्ट और are seeking computers not only more and more but also them sense and वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आजकल तुम बात करते हो, सारी अपने दुख शेयर करते हो, कैसे तुम्हें समझ पा रहा है, वो कैसे तुम कर पा रहा है। तो इन्हीं दोनों की बहुत काफी डेवलपमेंट है। तो कैसे हाउ कंप्यूटर स्ट्रक्चर्ड और यहाँ पे आर्टिफिशियल, अभी जब एग्जाम्पल वगैरह दोगे इन मार्क्स के बाद आ जाते हैं लोग लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। लॉ और क्रिमिनोलॉजी मतलब लॉयर या जो भी क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस, लॉ सिस्टम, वो साइकोलॉजी को कैसे अपने करता है। याद हो अगर तुम वगैरह देखते हो, तो जैसे कि कभी भी विटनेस को बुलाते हैं, गवाह को बुलाते हैं, तो उनसे क्वेश्चनिंग है ना, उनसे सवाल जवाब हम करते हैं। कुछ का लाई डिटेक्शन टेस्ट भी ना, उनको कुछ कुछ ऐसी भी चीजें बोली जाती है जो हुई भी नहीं, लेकिन हम उसको ऐसे बोलते हैं और भी अपने मन से, जैसे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और वो विटनेस ने, लेकिन हम उस वो सवाल ना पूछे और सवाल उसको मैनिपुलेट करके कुछ और पूछे, तो वो इसी तरीके से जवाब देने लगे। सब चीजों साइकोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा बड़ा, यहीं पर साइकोलॉजी काम में आती है। A skilled lawyer and a criminologist
technologies requires the knowledge of psychology. Answering such question. कैसी question? How well a witness for an accident? How well can she or he report such facts when taking the witness stand in the what factor influence the decision by the jury? What are the dependent signs of falsehood? What are the factors held important in culprit action? What degree of punishment is considered just for criminal act? साइकोलॉजिस्ट सारे सवालों के जवाब देता है सारे सवाल तो करेंटली अभी अपने इस काफी सब चीज हो रही है और जैसे ही हमें आंसर्स मिलेंगे काफी डोंट वरी इस ऐसा इस फॉर एग्जाम्पल बहुत अगर ऐसे मैं बताती हूँ क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आए तो समझ में आया लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजिस्ट लीगल सिस्टम सारे सवालों के जवाब देने में विटनेस को कोई भी चीज कैसी थी याद है वो जब अगर कोर्ट में आएगा तो वो कुछ कैसे रिपोर्ट करेगा कोर्ट में वो जब लाइक कोर्ट में जब जज वगैरह क्या सोच के लेते हैं है ना क्या क्या अगर कुछ कोई गलत है या कुछ है तो उसके साइंस क्या है ना किस जो दोषी है उसको एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं किस जो पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट है उसका कितना डिग्री ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए सब साइकोलॉजिस्ट आंसर करता है और वो रिसर्च के फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे सोच हमारे समझ हमारे इमोशंस काफी अगर हम इसको साथ में लेके आए तो ये हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी को कम कर देते they are brought us together closer together they have also the cultural diversity तो मीडिया का इम्पैक्ट हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन काफी स्पेशली बच्चों के लिए काफी और उनका बिहेवियर इन्हीं सब चीजों पर ज्यादा इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट हमें साइकोलॉजी एज अ हमें ये हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम एक बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट को लाइक कोई भी न्यूज़ है उसको रिपोर्ट करेगा तो वो उसी तरीके से रिपोर्ट करेगा जिससे रीडर का इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट जर्नलिस्ट कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट करेगा जिस तरीके से कि वो समझ सके कि ऐसे में रीडर मुझे पक्का ही पढ़ने वाला रीडर इस पढ़ेगा बहुत सारी जो स्टोरी ह्यूमन रिलेट उन सब में क्वेश्चन और उनको मोटिव्स हैं समझ बहुत ज्यादा जरूरी है और स्टोरी में इवेंट में न्यूज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट तभी आएगा अगर वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से इनका तो मास कम्युनिकेशन समझ में आया कि कैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमारे सोचने समझने और फील करने के ऊपर काफी ज्यादा हमें जिस तरीके से दिखाया जाता है हम उसी तरीके से परसीव करते हैं ये हो गया मास हो गया तुम्हारा इसका जो मैंने बाद तुम्हारा आ जाता है फाइन आर्ट्स एंड एंड फाइन आर्ट्स एंड साइकोलॉजी की मैं बात करूँ साइकोलॉजी में क्या कर रहा है म्यूजिक साइकोलॉजी क्या है साइकोलॉजी काफी तरीके के ट्रेंड्स हैं ऑर्डर्स हैं वो एक कम से हम किसी का भी वर्क परफॉर्मेंस बनाते हैं तुम्हें याद है तुम याद किया तुम ये करते हो कोई भी चीज काम दिया है कान में हेडफोन लगा के या ईयरबड्स लगा के या ईयरफोन लगा के तुम अपना काम करते हो
हमारा काम जल्दी होता है, तुम्हें ऐसा लगता है ना? से तुम्हारा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। एक और इमोशन एक अलग एरिया है जहाँ पे काफ़ी स्टडीज़ अभी चल जैसे क्या कि जितने अभी म्यूनिसिपैलिटी में क्या करते हैं डिफरेंट डाल्स डाल्स होते हैं ना, की हेल्प से हम फिजिकल एलिमेंट का निवारण करते हैं, फिजिकल एलिमेंट करते हैं। थेरेपी होती है, डांस थेरेपी, आर्ट थेरेपी होता है। तो अभी भी कैसी कैसी को अभी मतलब का जो क्या ऑथेंटिक है, वो कितना कारगर है, वो अभी प्रूव करना अभी भी बचा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग करवाते हैं। कभी भी तुम्हारा मूड खराब हो रहा है तो तुम्हारा मूड अच्छा हो दैट्स तुम्हारा जो उससे क्या होता है तुम्हारे अंदर का जो तुम्हारा वो दुःख दर्द है, वो गायब हो जाता है। तुम्हारा जो मूड है वो एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन अब जैसे अब लास्ट डिसिप्लिन वो है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का क्या काम तुम्हें आर्किटेक्चर घर बनाना साइकोलॉजी कहाँ से आ गई? साइकोलॉजी पहले बारी में तो अटपटी थी, बहुत दिलचस्प थी। कोई भी अगर तुम आर्किटेक्ट से बात करो, तुम यही कोई भी आर्किटेक्ट से तुम बात करो, तो अपने क्लाइंट्स हमेशा इसी बात के बारे में बात करते हैं। ऐसा स्पेस होगा, इस स्पेस करेंगे, ऐसा बनाएंगे, स्पेस में वैसा। तो वो क्या हुआ? Suddenly हम वो माइंड में हम सोच साइकोलॉजी इस्तेमाल हुई। Psychologist must satisfy her or his client by providing mental and physical design satisfy its aesthetic मतलब उसको बोलेगा कि हम ऐसा कुछ सोच ऐसा एक रूम हम किसी को लेके गए तो ये खाली रूम है देखिए रूम में ना हम यहाँ पर ये टेबल रखेंगे यहाँ पर हम ऐसा कबर्ड बनाएंगे यहाँ पर हम ऐसा कैबिनेट बनवा देंगे यहाँ पे बीच में ऐसा टेबल तो क्लाइंट भी उस हिसाब से माइंड में सोच रहा है कि अच्छा ऐसी ऐसी आ रही है सोचना है ना यही चीज साइकोलॉजी के भी काम करते ह्यूमन हैबिट्स को यूज करके सेफ्टी के अपने प्रिकॉशनरी must also take account and use habit in their plans for safety. For example, on हाईवे बनाने के दौरान ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन हैबिट का ध्यान रखते हैं साइकोलॉजिकल नॉलेज के हेल्प से वो लोग काफी अच्छे मैकेनिकल डिवाइस और डिजाइन कर पाते हैं तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं साइकोलॉजी हर फील्ड हर नॉलेज बढ़ती अब तुम्हारा जो तुम्हारे से क्वेश्चन है क्वेश्चंस कैसे आते हैं करनी तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें तुम्हारा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है या तो किसी बारे में तुम्हें साइकोलॉजी इनसे लिंक कैसे है या तो नॉर्मली क्वेश्चन आ जाएगा कि साइकोलॉजी बहुत सारे डिसिप्लिन है एक्सप्लेन टू डिसिप्लिन ऐसा भी क्वेश्चन आता है 2 और 3 कोई भी 2 या 3 के बारे में यूज बता सकते अब छोटा सा हमारा बचा हुआ है साइकोलॉजी हमारा लास्ट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का उसके बाद ऑफिशियली वी आर डन विद दिस चैप्टर उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें कुछ मैं पढ़ा मतलब पढ़ा से कुछ नहीं होगा बुक से रेलिवेंट नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में जो तुम्हारी जो की टर्म्स हैं और जो तुम्हारे रिव्यू हैं 2 क्वेश्चन हम इस फटाफट रिवाइज करें ठीक है हम फटाफट इसको हम ओवरलुक कर लेंगे तो वो क्लास शायद थोड़ी उसमें हम कोई नया चैप्टर शुरू बस उतना ही कर तो हम फटाफट खत्म कर लेते हैं
साइकोलॉजी इन एवरीडे साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ क्या? अभी तक तुम्हें समझ में आ गया कि साइकोलॉजी हर एक डिसीजन में घुस हर एक नॉलेज सिस्टम में घुस जैसे तुम अपने दोस्त मैटर में कहते हो साइकोलॉजी कैसे हर डिसीजन के साथ लिंक है, हर साइकोलॉजी के साथ घुली है ना? इसी तरीके यहाँ पर देखिए in above may have been clarified that psychology is not only a subject आ गया होगा तो सिर्फ माइंड के बारे में जिज्ञासाएं हैं तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी है बस ठीक करती है बट ये ऐसा सब्जेक्ट भी है जो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम क्या कुछ प्रॉब्लम प्योरली पर्सनल जैसे एक डॉटर है उस फादर अल्कोहलिक है और उसकी मदर या एक मदर है जो अपने बच्चे की प्रॉब्लम से पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसका सेटअप फैमिली फैमिली बैकग्राउंड हो जैसे फैमिली में बातचीत या ज्यादा बड़े या कम्युनिटी प्रॉब्लम हो टेररिस्ट अटैक हो या कोई कम्युनिटी आइसोलेट या नेशनल प्रॉब्लम हो नेशनल प्रॉब्लम हो सब तरीके की प्रॉब्लम को डील करने की साइकोलॉजी अपना सल्यूशन है प्रॉब्लम रिलेटेड टू व्हाट प्रॉब्लम रिलेटेड एजुकेशन health environment social justice women's development intergroup relations etc are pervasive while the solution of these problems may involve political economic and social तब ये भी ये सारे सॉल्यूशन प्रॉब्लम लग रहे हो यार ये सारे प्रॉब्लम क्या है ये सारे प्रॉब्लम एजुकेशन हेल्थ एनवायरमेंट सोशल बहुत एनवायरमेंटली प्रॉब्लम है हमारी सराउंडिंग की प्रॉब्लम्स है साइकोलॉजी क्या करेगी हमारा सोशल डोमेन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डोमेन इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल डोमेन साइकोलॉजी क्या करेगी वो करने के लिए एक्शन लगेगा इंटरवेंशन लगेगा लेवल वो तो साइकोलॉजी का समझने की साइकोलॉजी ही लगेगी तो भाई इंटरवेंशन एट द इंटर आल्सो अगर एक सारी प्रॉब्लम आप बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये साइकोलॉजिकल नेचर साइकोलॉजिकल हमारे सोचना में ही सारी प्रॉब्लम लाई करती है और इसी हमारे सोचने समझने के तरीके से तुम्हारा नेगेटिव एटीट्यूड तुम्हारा नेगेटिव लोगों की तरफ अपने तरफ और उसकी वजह से अनडिजायरेबल सबकी वजह से ये प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए अपने आप में ये चीज का निवारण करना पड़ेगा The psychological analysis of these problem help both for understanding of these problem and also in finding an effective solution. बताया कि कैसे हर तरीके की जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो डील करने के लिए वो सॉल्व करने के लिए अपन लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करने अपने अनहेल्दी माइंड अनहेल्दी एटीट्यूड एंड अनहेल्दी टेरिबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर को ठीक है now the potential of psychology in solving the more problems in life is lies more है मीडिया अगर मैं मीडिया की बात करूं मीडिया हैज प्लेड अ वाइटल रोल अगर अब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स साइकोलॉजी हेल्प कर सकती तो टेलीविजन देखोगे टेलीविजन काउंसलर या थेरेपी बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों को देंगे एडोलसेंट को adult को देंगे गर्ली को देंगे हर तरीके के लोग को वो ठीक है जैसे कि अगर टीवी पे देखो अगर तुम अभी जैसे तुम बहुत जेंजी पे देखोगे बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाएंगे आईटी पे देखोगे बहुत सारे मेंटल राइट लेकिन क्या वो सब सही है क्या वो सब ऑथेंटिक ये हमें नहीं पता हमें उनकी क्रेडिबिलिटी में ये नहीं सच है कि
बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या की वजह क्या की तरफ टेलीविज़न काउंसलर या थेरेपिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के हर तरीके बट क्या वो कारगर होंगे? क्या वो सही हैं? क्या उन पे है किसी ये हुआ पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये लोग क्या करेंगे क्या ही यू कैन आल्सो फाइंड देम एनालाइजिंग वाइटल सोशल प्रॉब्लम तो बहुत तरीके के प्रॉब्लम बड़े-बड़े सोशल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इंटर ग्रुप वायलेंस, एनवायरमेंटल सबको भी एनालाइज करना एक्सपर्टीज ये था लेकिन इसको भी एनालाइज करने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का एक्टिव रोल कहाँ आ जाता है वो कोई तरीके की इंटरवेंशन मतलब एक्शन प्लान को डिजाइन और एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं लोगों को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो साइकोलॉजी का पोटेंशियल कहाँ कहाँ है ये हर जगह व्हाट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ तो पहला सोल्यूशन क्या है ये टेलीविजन काउंसलर्स ऑथेंटिक भी हो सकता है नहीं भी ऑथेंटिक क्या बोला क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन पहला हुआ मीडिया दूसरा हुआ वाइटल सोशल प्रॉब्लम का एनालिसिस और तीसरा हुआ बहुत सारे ये तो इंटरवेंशन का डिजाइन लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम इंटरवेंशन एक्शन प्लान होगा कम होगा वो डिजाइन करते हैं जिससे लोगों की थोड़ी तो साइकोलॉजिस्ट हर तरीके की डाइवर्स सेटिंग काम करते हैं हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट प्रैक्टिस एज कंसल्टेंट हेल्पिंग सॉल्व प्रॉब्लम इन चार्ट में समझ में आया इसके अलावा भी कुछ हाँ that helping you in social service to knowledge of psychology is personally relevant to day to day लाइफ में कैसे एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी जो अभी हम लोग अपन लोग पढ़ेंगे उससे तो ना कि अपने आप को समझोगे अपने को भी नॉट दैट वी डू नॉट थिंक अबाउट अस बहुत टाइम सम ऑफ अस थिंक वेरी हाईली ऑफ आवरसेल्फ और एंड एनी that contradicts our opinion about ourselves is because we what is called a defense सब कहने का अभी तक तुम्हें समझ में आया कि कैसे साइकोलॉजी की हेल्प से हम कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 4 तरीके। अब डे टू डे लाइफ में हम साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने आप को अराउंड रख के हम अपने आप को कैसे तो जब हम अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों के फीडबैक की वजह से हमारी सोच है, वो हमें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मतलब दूसरे मुझे अपने बारे में लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन तब से मैं ईमानदार नहीं जब दूसरों के व्यू मेरे व्यू कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो उसकी वजह से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैं बिहेव तो मैं डिफेंस तो वो डिफेंसिव बिहेव करूंगी some of us think very highly of ourselves and any that contradict our opinion about ourselves is because we what is called defensive कुछ कुछ केसेस क्या होता है तो घर से भाग जाते हैं कुछ लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं will come to acquire a habit of running down themselves both condition दोनों तरीके की हम ग्रो नहीं कर पाते हमें एक पॉजिटिव और बैलेंस बारे में हम बहुत सारे साइकोलॉजिकल इस्तेमाल कर सकते हैं हम एक पॉजिटिव मैनर में अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं हम कैसे अपनी लर्निंग में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सब चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं स्ट्रेस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो इन सब चीज साइकोलॉजी का नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी फॉर एज वेल एज आर पर्सन एंड सोशल साइकोलॉजी सिर्फ समझने के लिए जरूरी नहीं हमारे आजू बाजू के लोग हमारे आजू जो सराउंडिंग में समझने में कंट्री में क्या हो रहा है तुम्हारे दुनिया में क्या हो रहा है उसको बहुत बड़ा
रोल प्ले है। और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ कैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और तुम्हें यही सब है जी। पर एक क्वेश्चन है, हाँ, है ना? Type some of the areas of everyday life where psychology can, कौन कौन से एरियाज ऑफ साइकोलॉजी है जहाँ पे तुम कौन कौन से एवरीडे लाइफ ऐसा जहाँ पे तुम साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो, किस तरीके की प्रॉब्लम को का इंटरवेंशन प्लान करने के लिए प्रॉब्लम के, कैसे अपने आप के साथ साथ दूसरों को समझने की, है ना? अपने लर्निंग मेमोरी को improve करने की, अपने अप्रोप्रिएट, अपने इंटरपर्सनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स को, या अपने स्ट्रेस को, अपने एग्जाम स्ट्रेस को कम करने, तो यही सब चीजें। तो ऑफिशियली अपन लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया है, व्हाट इज साइकोलॉजी कर चुके हैं। एक बार क्विक हम इसका समरी देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? साइकोलॉजी मॉडर्न डिसिप्लिन है, और का एम क्या है? एट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंटेलेक्ट, और ये बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल के साथ साथ सोशल साइंस। समझ में आया? इसके है तो स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टर्ड स्कूल, साइको एनालिसिस एंड कॉग्निटिव स्कूल। ठीक है? कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, जो आज की साइकोलॉजी क्या है, वो मल्टी डायमेंशनल फोकल है, क्योंकि बहुत सारे अप्रोच है, डाइवर्स भी है, कि हम किसी को डिफरेंट लेवल पे समझ सकते हैं। ये लोग अलग अलग नहीं है, इंटरडिपेंडेंट, और हर एक डोमेन, हर एक लेवल का अपना एक वैल्यूएबल साइट है बिहेवियर, फंक्शनिंग, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की। अगर मैं कॉग्निटिव अप्रोच की बात करूँ तो हमारे थॉट प्रोसेस को देखने में करता है, और मैं ह्यूमन की बात करूँ तो है कि कैसे हम एज अ इंडिविजुअल हमारे अंदर कितनी क्षमता है ग्रोथ और प्रोडक्ट प्राप्त करने की। आज के साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एरिया में काम करते हैं अपनी थियोरिटिकल मेथड के द्वारा। उन लोगों के अपने अपने ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस पे आ गया कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, हेल्थ, डेवलपमेंट, काउंसलिंग, एनवायरमेंटल एंड स्पोर्ट्स। फिर मोर रिसेंटली क्या हुआ कि मोर इंटरडिसिप्लिनरी आ गए, जिसमें हम अपनी आजू बाजू की चीज, तो वहां पे हमने क्या किया, हमने साइकोलॉजी को बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ कोलैब कर लिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स, अच्छे कोलैब कर लेते हैं, उस तरीके से साइकोलॉजी ने भी अपने आप को बहुत डिसिप्लिन कोलैब कर लिया। जैसे कि सोशल साइंस की अगर बात करूँ तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, बायो साइंस, मतलब वहाँ पे न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी में मास कम्युनिकेशन, एंड लास्टली साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन जो सिर्फ थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलपमेंट है, बट विद प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है ना? तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम साइकोलॉजिस्ट को एंजॉय करते हैं, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री और प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ वो लोग। तो इसी के साथ समरी भी ऊपर से एक बार सब कुछ, और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या था? अब नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, वो होगी तुम्हारा पार्ट नंबर 6। हम तुम्हारे की टर्म्स है उसको फटाफट रिवाइज करेंगे, एंड उसके क्वेश्चंस का ब्रीफ, और इन सब का पीडीएफ तुम्हें मैं दे, ग्लॉसरी और एनसीईआरटी क्वेश्चंस का पीडीएफ एक होगा, और जो तुम्हारा प्रैक्टिस शीट का एक अलग पीडीएफ। हर चैप्टर पे तुम्हारे ऐसे ही है जी। तो इसी के साथ आई होप तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर तुम्हें और भी कोई अगर तक नहीं आई है, समझना है,
तुम टेक्स्ट कर सकते हो या तो मेरे मेल आईडी पे या तो माइंडशास्त्र के इंस्टा पे अप्रोच कर सकते हो, यहाँ की कमेंट में डाल सकते हो, तब चल ठीक है जी। तो कोई भी अगर डाउट है तो मुझे बता देना। आई नो तुम अभी इसको पढ़ोगे, अभी जब तुम्हारा एग्जाम आए ना तब तुम ये तो होपफुली तुम सब चीजें समझ में आ गई हैं। एंड अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट हो तो लेट मी नो, तो मुझे कर देना, मैं तुम एंड वी हैव तो अब आपस में अपन लोग हमारी प्रॉब्लम का निवारण कर लेंगे, ठीक है। आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर अब मैं जैसा बोला तो मुझे करके बताना। एंड अब हम लोग चैप्टर की आखिरी क्लास पार्ट 6 को हो कल, ठीक है। कल अपन लोग इसको कर देंगे एंड फिर तो कल कल हम लोग इसको खत्म, तो उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर आ जाएंगे। चैप्टर में तुम्हें ये तुम्हें बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और कुछ सर्टिफिकेट लगता है, तुम्हें जा भी सकते। सेकंड चैप्टर में ना तुम्हें बहुत मजा आएगा, वो बहुत ज्यादा तो तुम्हें पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। और मुझे भी तुम्हें और भी इसमें भी आया उसमें और ज्यादा है, ठीक है। साथ अपन लोग आज इस क्लास की समाप्ति करते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखो एंड सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।